नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर एग्जाम कार्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जीडी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जो आज हम लोग जिस पेपर को डिस्कस करेंगे ये 16 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में आयोजित किया गया था। तो आज हम लोग इसी पेपर पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। तो सिक्किम से संबंधित जो नृत्य रूप है वो है ताशी शब्दों। ताशी शब्दों की अगर हम बात करें तो एक नृत्य है जिसे युवक और युवतियां आपस में हाथ ऐसे पकड़ के और वो इस नृत्य को ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर नाचने का काम करते हैं। ताशी शब्दों को हम लोग भूटिया नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, तो किसके नाम से? भूटिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो नृत्य है ये बेसिकली दुपट्टा चढ़ाना प्रथा से जुड़ा हुआ है। इसमें एक छोटा सा एक रिचुअल होता है जिसमें दुपट्टा चढ़ाने की बात की जाती है। तो दुपट्टा चढ़ाने के लिए ये नृत्य ऑर्गेनाइज किया जाता है कि ये इसको बड़े पैमाने पर जो सिक्किम के जो लोग हैं वो ताशी शब्दों को ये एक तरीके से नाचने का काम करते हैं। युवक और युवतियों के माध्यम से ये नृत्य किया जाता है। तो अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं। यानी कि 10 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं, 10 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं। तो 10 अप्रैल 2022 तक हमारे पास 17 चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के। आप देखिए कि जो 15वां लोकसभा जो चुनाव था, 15वें के जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है, ये कांग्रेस और यूपीए के थे मनमोहन सिंह। उसके बाद में 16वां और 17वां, इन दोनों में ही जो प्रधानमंत्री बने वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसमें कौन प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी जी। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो 15वां लोकसभा चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और 16वें 17वें में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए थे। तो अब तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? 17 हो चुके हैं। अब जो आने वाला इलेक्शन है 2024 में सुनने में आता है कि वो उसके लिए 18वीं लोकसभा के लिए ये चुनाव होगा। अगला हम लोग अब प्रश्न देखते हैं अपना प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3, प्लास्टेट्स जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। यानी कि जो प्लास्टेट्स यानी कि जो लवक की बात कर रहे हैं यहां पर, लवक। अब वो कौन सा लवक होता है? तो वो हरित लवक होता है। कौन सा लवक? हरित लवक। हरित यानी कि हरा। यानी कि इसका जो हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 4। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या पाया जाता है? हरा रंग पाया जाता है। कौन सा रंग पाया जाता है? हरा रंग पाया जाता है। पर मैं आपको यहां थोड़ा सा एक और बात बता दूं कि जो क्लोरोफिल है, क्या है? क्लोरोफिल किस रंग को अवशोषित करता है? अगर ये प्रश्न आ जाता है कि भाई क्लोरोफिल किस रंग को अवशोषित करता है, तो नो डाउट आप सबसे ज्यादा अवशोषित करता है तो आप हरा ही लगा के आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो करता है, सबसे ज्यादा जिसे अवशोषित करता है वो है लाल रंग। कौन सा रंग है? लाल रंग। उसके बाद जो नंबर 2 पर करता है वो है बैगनी रंग। कौन सा है? बैगनी रंग। बैगनी रंग को अवशोषित करता है नंबर 2 पर। आप ये देखिए, पहले नंबर पर लाल रंग को अवशोषित करता है क्लोरोफिल और नंबर 2 पर बैगनी रंग को अवशोषित करता है। और हरे रंग की मौजूदगी में
प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो मंद नहीं बल्कि खत्म ही हो जाती है। यानी कि जो क्लोरोफिल की जो बात कर रहे हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की बात आती है या बारी आती है तो जो हरा रंग है उसकी मौजूदगी में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पूरी तरीके से रुक जाती है, या फिर कह लीजिए कि वो मंद पड़ जाती है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर आपको इन दोनों रंगों के बारे में जानना है, एग्जाम में अचानक से आ जाता है, ध्यान नहीं रहता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप विबग्योर लिख लीजिए। क्या बना लें? विबग्योर। देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वायलेट जो हमारा बैगनी रंग है वो क्या हो गया? वायलेट हो गया। ये नंबर 2 इधर आ गया। अब हमारा जो पहला है वो कौन सा है? रेड। ये नंबर 1 पर चला गया। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले विबग्योर में जो आर आ रहा है उसके बाद में आ रहा है वायलेट। तो क्लोरोफिल होता है वो सबसे ज्यादा किस रंग को अवशोषित करता है? वो लाल रंग को अवशोषित करता है। नंबर 2 पे वो किसको करता है? वायलेट, यानी कि बैगनी रंग को करता है। अगर हम लोग ग्रीन की बात करें तो भैया वो तो बीच में आ रहा है। तो इसलिए ये जो मैं बात बता रहा हूं कि जो क्लोरोफिल है वो ये जो क्लोरोफिल यानी कि जो होता है अवशोषित करने की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा लाल रंग को अवशोषित करता है और नंबर 2 पर बैगनी रंग को अवशोषित करने का काम करता है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। अगला जो है प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ये तारीख दे रहे हैं कि जो जलियांवाला जो कांड था वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल के दिन हुआ था। तो आप भी देखिए जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो इन्होंने तारीख नहीं पूछी, इन्होंने सबसे पूछा कि भाई है कहाँ पर। तो है कहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पंजाब राज्य के जो अमृतसर में, आप देखिए अमृतसर के समीप स्थित है। ये कहां पर स्थित है? ये अमृतसर के समीप, जो स्वर्ण मंदिर है आपका, स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल पास में ही ये स्थित है। ये जो हमारा पंजाब राज्य है अमृतसर के समीप में क्या स्थित है? जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग यहीं पर स्थित है। अब देखिए प्रश्न एक और आ सकता है आपके एग्जाम में अगर आ गया तो क्या करेंगे आप, कि जलियांवाला जो बाग है वो बाग, उस बाग का मालिक कौन है? कभी आपने एनसीईआरटी टटोली खंगाली हो कि भाई जलियांवाला बाग का जो मालिक है वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि जलियांवाला बाग के जो मालिक थे, जलियांवाला बाग के मालिक थे सेठ जल्ली। कौन थे? सेठ जल्ली। इसीलिए इस बाग का नाम क्या पड़ा? जलियां द बाग, यानी कि सेठ जल्ली का बाग। तो जलियां द बाग, सेठ जल्ली का बाग। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है जलियांवाला बाग कहां पर है, तो वो पंजाब में अमृतसर के समीप स्थित है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। तो इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो निम्न में से पूछा गया है। तो भाई देखिए, निम्न में से अगर बात करें तो अलरमेल वल्ली के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ये एक तरीके से संगीत नाटक अकादमी में ये बहुत अच्छी नृत्यांगना, कौन? बहुत अच्छी नृत्यांगना थी ये। कुचिपुड़ी की अच्छी नृत्यांगना, और साथ ही साथ कोरियोग्राफर भी, और इनको पद्म भूषण के साथ पद्म श्री भी प्राप्त हो चुका है। तो अलरमेल वल्ली, जिन्हें 2001 का संगीत नाटक अकादमी दिया गया था, उनके बारे में कहा जाता है कि एक तरीके से ये कोरियोग्राफर के तौर पे पद्म भूषण और पद्मश्री भी इनको प्रदान किया गया था। तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अलरमेल वल्ली। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, परंपरागत आदानों, क्वेश्चन नंबर, परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को डैश की ओर ले जाती है। तो परंपरागत आदानों, ट्रेडिशनल, जैसे कि
लकड़ी के हल से खेत जोतना, है ना, बैलों से खेतों की जुताई करना, फावड़ा लेके मेड़ों को बनाना, निराई गुड़ाई खुरपे और कुदाल से करना, यानी कि ट्रेडिशनल, खेतों को पानी अपने हाथों से देना, है ना, ये सारी की सारी जो चीज़ें परंपरागत आदान कहलाती हैं। अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति में कृषि उत्पादकता कैसी हो जाएगी? निम्न स्तर की हो जाएगी। भाई निम्न स्तर की कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये निम्न स्तर इसलिए हो जाएगी कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम यही ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते रहे तो सबसे पहली बात यह कि हमको अच्छी किस्म के बीज नहीं मिलेंगे, यानी संकर प्रजाति के बीज नहीं मिलेंगे जिनसे कि अच्छी पैदावार होती है, जिससे कि ज़्यादा पैदावार होती है, जिससे कि ज़्यादा आत्म और आर्थिक संबलता आती है। और आप इस तरीके से भी आप लेके चल सकते हैं कि जो हमारे पास आधुनिक तकनीक हैं, जैसे कि थ्रेशर हो गया, या खेतों को काटने का काम हो गया, खेत को जोतने का काम हो गया, कीटनाशक छिड़काव, आजकल तो कीटनाशकों का छिड़काव भी ड्रोन से होने लग गया है। तो इस तरीके से देखें कि जो आधुनिक, जो एक तरीके से जो कृषि के उपकरण हैं, आधुनिकता के साथ जो हम लोग कृषि करते हैं, उस कृषि कर्म से हो क्या रहा है कि फसल कई गुना बढ़ रही है और उसकी उत्पादकता है वो भी कई तरीके से बढ़ रही है। हालांकि हम सब जानते हैं कि इसके भी अपने एक तरीके से दुष्परिणाम हो सकते हैं, उनके फायदे हो सकते हैं, और भी कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो जो आधुनिक अनुपस्थिति, यानी कि जो परंपरागत आदान है और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति जो होती है, उसमें उत्पादकता कैसी हो जाती है बेटा? वो निम्न स्तर की हो जाती है, यानी कि कमतर हो जाती है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई वो किस देश के हैं। हम सब जानते हैं कि विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद नो डाउट कहाँ के हैं? भारत के हैं। वो भारत के निवासी हैं, भारत के ही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो भारत जो है, इसके लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि वो बांग्लादेश के भी नहीं है, नेपाल के भी नहीं और श्रीलंका के भी नहीं, तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 बार, कितनी बार बेटा? 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन विजेता रह चुके हैं। कितनी बार रह चुके हैं? 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन विजेता रह चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि किनको? विश्वनाथन आनंद को हम आधुनिक शतरंज का जनक मानते हैं, है ना। आधुनिक भारतीय, या भारतीय और लिख लीजिए, आधुनिक भारतीय शतरंज का जनक मानते हैं। यानी कि जो भारत का जो आधुनिक शतरंज है, जो आजकल नई चीज़ों से, नई तकनीक के माध्यम से जो खेला जा रहा है, इस नई तकनीक की अगर हम लोग बात करें तो इस नई तकनीक में कई तकनीकों को ईजाद किया है किसने? विश्वनाथन आनंद ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक और, इसमें हम लोग एक जो चीज़ हम लोग जोड़ते हैं कि तीसरी चीज़ कि भाई शतरंज खेल का आविष्कारक कौन था, आविष्कारक देश कौन था? तो वो आविष्कारक देश है भारत। यानी भारत ने शतरंज दिया और भारत ने विश्वनाथन आनंद दिया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन जो भारत है यही सही माना जाएगा। हम लोग अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो पाकिस्तान भी राष्ट्रमंडल खेलता है, श्रीलंका भी राष्ट्रमंडल खेलता है, बांग्लादेश भी खेलता है, अब रह गया कौन? चीन। क्योंकि अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो गुटनिरपेक्ष जो खेल होते हैं हमारे, उन खेलों को अधिकतर वो देश खेलते हैं जहां पर ब्रिटिशर्स का उपनिवेश किसी न किसी रूप में रहा है। हालांकि इससे ऐसा कोई मंतव्य नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि चीन में ना रहा हो, चाहे वो मंचूरिया को लेकर रहा हो, चाहे हांगकांग को लेकर के रहा हो। चीन में भी ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में इन ब्रिटिश उपनिवेशों को वरीयता नहीं देता है, मान्यता नहीं देता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके से उपनिवेश बनाए थे। इसी अवहेलना की वजह से, इसी नकारने की वजह से, यानी कि वो इनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी को उपनिवेश के रूप में अपने देश के अंदर नकारता है। इसी नकारने की वजह से चीन
जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों को नहीं खेलता है। तो आप ये देखिए कि जो राष्ट्रमंडल जो खेल हैं उनमें चीन की भागीदारी हम लोग देखने को हमें कहीं नहीं मिलती है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि 1950 तक देखें तो इनको ब्रिटिश गेम्स के यानी कि ब्रिटिश रॉयल गेम्स के तौर पर जाना जाता था। कब तक? 1950 तक, यानी 1950 तक ब्रिटिश रॉयल गेम्स की तरीके से इनको खेला जाता था। लेकिन फाइनली फिर बाद में इसका जो नाम बदला और उसका नाम रखा गया राष्ट्रमंडल खेल। तो इस तरीके से हमारा जो अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्ट्रोक है? यानी कि स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉग स्ट्रोक या फिर शार्क या लाइन, ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम लोग देखें तैराकी में यूज किया जाता हो। अब तैराकी में क्या यूज किया जाता है? बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई आपने देखा होगा, इस तरीके से गोते लगाते हैं इस तरीके से, और साथ ही साथ बेस्ट स्ट्रोक ये भी होता है। बेस्ट स्ट्रोक जो है वो भी किस में यूज किया जाता है? तैराकी में यूज किया जाता है। तो बटरफ्लाई हुआ, बेस्ट स्ट्रोक हुआ, ये सारे के सारे स्ट्रोक किस में यूज किए जाते हैं? तैराकी में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग अपना प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? यानी मेंडलीफ ने जब अपना काम शुरू किया था तो ऑलरेडी उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो सिंपल सी बात कि वो कितने तत्व हैं? 63 तत्व हैं। आप देखिए कि कितने तत्व हैं? ये 63 तत्व हैं। वर्तमान में अगर हम देखें 118 तत्व हैं। वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। इनमें से भी आखिरी तत्व कौन सा है? तो आखिरी तत्व यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। यानी कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तो उस वक्त कितने तत्व ज्ञात थे? 63। तो वर्तमान में आज अगर हम तारीख की अगर हम बात करें कि कितने तत्व ज्ञात हैं, तो वो तत्व ज्ञात हैं बेटा कितने? 118। कितने तत्व ज्ञात हैं? 118। और अगर हम आखिरी तत्व की बात करें तो आखिरी जो तत्व है वो है यूरेनियम। कौन सा तत्व है वो? यूरेनियम है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर क्या हुआ? 63 यानी कि 63, यानी कि 3 जो ऑप्शन है उसी को हम सही मानेंगे। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? यानी कि पूछा जा रहा है कौन सा फसल उत्सव। कौन सा उत्सव? फसल, यानी कि एक तरीके से क्रॉप से जुड़ा हुआ है और एक तरीके से हम लोग देखें हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है? पश्चिमी ओडिशा के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आप अंदाजा लगाइए, ये गुड़ी पड़वा ये किससे जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र से। किससे जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र से। छड़ी लेके डांस किया जाता है ये। वहीं नुआखाई अब ये किससे जुड़ा हुआ है? पश्चिमी ओडिशा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? पश्चिमी ओडिशा से। और ये कृषि आधारित, कैसा? कृषि आधारित यानी कि कृषि आधारित उत्सव है। कैसा उत्सव है? कृषि आधारित उत्सव है। क्या? नुआखाई। उसी तरीके से अगर हम ओणम को ले लें तो ये केरल में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? केरल में। जब चावल की फसल, किसकी फसल बेटा? चावल की फसल होने के बाद, इसको हम कब मना रहे हैं? चावल की फसल होने के बाद, ओणम। उसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं वांगला कहां का है? मेघालय। कहां का है? मेघालय का। आप ही देखिए तो वांगला मेघालय का है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जो फसल उत्सव है जो पश्चिमी ओडिशा मनाया जाता है उसका क्या ऑप्शन हुआ? नुआखाई। यानी कि नुआखाई जो है वो पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाने वाला उत्सव है। चलिए अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 डैश।
जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी। यानी यहां पर एक ऐसे व्यक्ति की बात पूछी जा रही है जो कनिष्क के दरबार में रहते थे और जिन्होंने महात्मा बुद्ध की यानी गौतम बुद्ध की जीवनी को लिखा था। सिंपल सी एक बात है ये। तो यहां पर आप देखिए कि वो व्यक्ति हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 है उसका जो 3 ऑप्शन है अश्वघोष, यही सही आंसर है। और अश्वघोष को कनिष्क ने, अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, कनिष्क ने पाटलिपुत्र से लूटा या प्राप्त किया था। कहां से लूटा था उन्होंने? पाटलिपुत्र से, क्योंकि उन्होंने पाटलिपुत्र पे हमला किया कनिष्क ने, और जब पाटलिपुत्र पे हमला किया था तो वहां से उन्हें लूट में काफी चीजें मिली, अच्छी खजाना काफी मिला। लेकिन उस लूट में 2 चीजें बहुत ही अहम थी। पहली थी कि उन्हें अश्वघोष मिले। कौन मिला? अश्वघोष। और दूसरी इस लूट में मिला था विचित्र मुर्गा। विचित्र मुर्गा। क्या मिला था? विचित्र मुर्गा। एक ऐसा करिश्माई विचित्र मुर्गा था जो वहां से मिला, और साथ ही साथ अश्वघोष की भी प्राप्ति हुई थी। बाद में अश्वघोष ने महात्मा बुद्ध की जो जीवनी है वो उन्होंने लिखी थी बुद्ध चरित के नाम से। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो ऑप्शन नंबर 3 अश्वघोष सही ऑप्शन है। चलिए अब अपने हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया था? यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन, किसकी बात हो रही है? 42वें संविधान संशोधन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो 42वें संविधान संशोधन की अब देखिए बात हो रही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 42वें संविधान संशोधन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस 42वें संविधान संशोधन में आप देखिए कि इस अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया गया था? तो वो जो भाग सम्मिलित किया गया था वो था भाग 4A, यानी भाग 4A को हमने इसमें सम्मिलित किया था। अब देखिए कि भाग 4A किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो भाग 4A मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मूल कर्तव्यों से। मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। यानी कि 1976 यानी कि 42वां जो सुधार था, तब तक कितने मूल कर्तव्य थे? 10। मूल कर्तव्य कितने थे बेटा? 10। लेकिन 2000 की अगर हम बात करें, 2000 में फिर से एक 86वां, कितना हुआ? 86वां संशोधन हुआ। 86वें संशोधन के बाद में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 11। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा था? तो वो भाग जोड़ा था 4A, जो हमारे मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि प्रश्न नंबर 14, किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता था? तो गोला गोकर्णनाथ, अब देखिए गोला गोकर्णनाथ से 2022 नवंबर 2022 की बात हो रही है। अमनगिरी ने ये उपचुनाव जीता था। आखिर ये उपचुनाव उन्होंने जीता क्यों था? क्योंकि आनंदगिरी, जो इससे पहले विधायक थे आनंदगिरी, उनकी मृत्यु, आनंदगिरी की मृत्यु के बाद है ना, हुए उपचुनाव में कौन खड़े हुए थे? अमनगिरी। तो अमनगिरी जो थे, आनंदगिरी की मृत्यु के बाद चुनाव इन्होंने लड़ा, उपचुनाव लड़ा और गोला गोकर्णनाथ से जीत हासिल की थी। इन्हें जो सतीश महाना जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने शपथ दिलाई थी इनको। तो इस तरीके से राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम से जो हॉल था, उस हॉल के अंदर ये शपथ ग्रहण समारोह किया गया था। तो अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
The interest rate at which the Reserve Bank absorbs liquidity from banks against the collateral of eligible government securities under the LAF is called the, अब डैश लगा के पूछा है तो नो डाउट इसका जो आंसर है हमारा रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो है। यानी कि इसमें सिंपल सी एक जो भाषा जो है इसकी वो ये है कि जो आरबीआई है, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कई और जो स्थानीय जो बैंकें होती हैं उनके पास जब बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो आरबीआई में भी अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। तो जब वो अपने पैसे को जब आरबीआई में जमा करते हैं तो आरबीआई उनको कुछ ब्याज के तौर पे, कुछ इंटरेस्ट के तौर पे करती है। तो यही पूछा गया है कि आरबीआई जो पे करती है उसे क्या कहते हैं, तो जो आरबीआई अदा करती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अभी रिवर्स रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.25, कितना है 3.25 है। तो रिवर्स रेपो रेट इस समय वर्तमान में कितना चल रहा है 3.25 का। तो रिवर्स रेपो रेट 3.25 का इस समय पर चल रहा है। तो गवर्नमेंट इसी यानी कि आरबीआई जो है वो 3.25 का जो रिवर्स रेपो रेट है वो इतना ब्याज का जो पैसा होता है वो बाकी के बैंकों को अदा करता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखिए, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। यानी कि नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के कौन राज्यपाल, अब किसको नियुक्त किया गया था। तो आपको पता होगा कि ममता बनर्जी जो है हमारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनका एक राज्यपाल के साथ बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी या तुम डाल डाल हम पात पात जैसी स्थिति बड़ी बहुत ज़्यादा क्रिएट रही। और हमको सुनने में भी आया कि वो जब जादवपुर यूनिवर्सिटी गए थे तो वहाँ भी उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया था। तो नो डाउट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तत्कालीन जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ जी का। किसकी? जगदीप धनखड़ जी की मैं बात कर रहा हूँ। जो जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये उस समय राज्यपाल थे किसके? पश्चिम बंगाल के। लेकिन यहां पर यह बात नहीं है, यहां पर बात पूछी जा रही है कौन सी? नवंबर 2022 की। तो नवंबर 2022 में अगर हम लोग देखें तो सीवी आनंद बोस, कौन? सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था द्रौपदी मुर्मू जी, यानी जो महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं उनके द्वारा इनको राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो यहां हम लोग देखते हैं कि नवंबर 2022 में सीवी आनंद बोस को नियुक्ति मिली थी और जगदीप धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति बन गए तो पद रिक्त था। इस रिक्त पद को भरने का काम ला गणेशन, यानी कि ये कार्यकारी राज्यपाल थे। ठीक है, कार्यकारी राज्यपाल ला गणेशन जी जो थे। जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बन गए तो ये पद खाली था। बाद में सीवी आनंद बोस को जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी जो थी उन्होंने शपथ दिलाने का कार्य किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? कौन सा सौर मंडल का बाह्य मतलब बाहरी, सौर मंडल का बाहरी ग्रह है, यह प्रश्न है। तो अब हम लोग देखते हैं कि देखिए पृथ्वी आंतरिक ग्रह, शुक्र आंतरिक ग्रह है, बुध आंतरिक ग्रह है, अब कौन रह गया? शनि। तो शनि कैसा ग्रह है? बाह्य ग्रह है। तो हमारी जो सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल दो भागों में बटा है। किसमें बटा है बेटा? दो भागों में बटा है। पहले भाग में आप देखिए कि हम लोग जो है आंतरिक ग्रह, सबसे पहले हम लोग आंतरिक ग्रह की बात करते हैं। आंतरिक ग्रह में क्या है? बुध है, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर बुध के बाद में कौन है? शुक्र है, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, यहां पर शुक्र भी है। फिर उसके बाद में कौन आता है जी? पृथ्वी। ठीक है, इसके बाद में कौन आता है? मंगल। तो आप ये देखिए कि ये कौन से हुए? आंतरिक ग्रह। ये कौन से हुए? आंतरिक ग्रह हुए। ये आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रहों को बेटा हम लोग क्या जानते हैं? रॉकी प्लेनेट, यानी कि पथरीले ग्रह। ये कौन से हैं? पथरीले ग्रह।
ये पत्थर और चट्टानों वाले हैं, ये चट्टान वाले पत्थर वाले ग्रह हैं या चट्टानी ग्रह। उसी प्रकार से दूसरा जो पोर्शन आ जाता है, दूसरे पोर्शन में हम लोग देखते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में हम लोग देखते हैं क्या है। अब जैसे कि हमने देखा शनि हो गया, बृहस्पति, अरुण और वरुण। आप देखिए ये बाह्य ग्रह हैं, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हैं गैसियस, ये गैस वाले ग्रह हैं। तो यहां पर देखिए कि हमारे इस ऑप्शन में कौन आ रहा है बेटा, ये देखिए शनि, और शनि किस में आ रहा है, बाह्य में, यानी कि बाहरी में आ रहा है एक तरीके से। तो जो बाह्य ग्रह है उसमें शनि आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन है वो 3 हुआ, जिसे हम लोग शनि के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न नंबर 18। विच इंडस्ट्री डज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बिलोंग टू, यानी कि विच इंडस्ट्री, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो एल्यूमिनियम को बड़े पैमाने पर गलाने का काम या इसको यूज करते हैं। तो वो है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, यानी कि धातु संबंधी, यानी कि धातु से रिलेटेड जो हमारा जो व्यापार है या हमारे जो उद्योग हैं उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ऑप्शन जो 3 है यही सही ऑप्शन है। कौन सा, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 मेटलर्जिकल वर्क। तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, इसी को हम लोग बोलते हैं धातु उद्योग। ये नंबर 2 का उद्योग है, ये भारत का नंबर 2 का धातु उद्योग है, नंबर 2 का धातु उद्योग है। तो हमारे देश का नंबर 2 का धातु उद्योग क्या है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का। अब ये एल्यूमिनियम किस काम आता है, तो भाई हवाई जहाज बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, बिजली के तार बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती हैं वो इसी से एल्यूमिनियम से बनाने का काम किया जाता है। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एक्ट कमेंस फ्रॉम, यानी कि जो हमारा जो एक तरीके से गुड्स और सर्विस जो टैक्स था वो कब लागू हुआ था। ये एक सिंपल सी बात है। तो गुड्स और सर्विस टैक्स हमारा जो लागू हुआ था वो है 1 जुलाई। देखिए 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। कहां किया गया था, लागू किया गया था। समझ में आ गया बेटा, कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। जबकि 2017 में इस पर चर्चा हुई थी। समझ में आ गया, इस पर क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया था। और जब इसे लागू किया गया था तो इसका लागू करने का जो बजर था, जो बैल था, वो आखिर किसने बजाया था। तो मैं ये भी आपको बता दूं, भारत सरकार के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। समझ गए। तो अगर ये आ जाए कि जीएसटी का बजर किसने दबाया था, देश को किसने समर्पित किया था, तो नो डाउट भारत सरकार के साथ में तत्कालीन राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी जो थे उन्होंने ये बजर बजाया था। उसी तरीके से इसे लागू कब किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को। चर्चा कब हुई थी, तो 2017 में हुई थी इस पर। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए, डैश आयात को प्रतिबंधित करता है, यानी कौन सा ऐसा कारक है जो आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। यानी कि घरेलू उत्पादकों की विदेशी स्पर्धा में सहायता करता है। तो यहां पर सबसे पहली बात यह कि अगर हम एक ही बात करें टैरिफ तो भी गलत है, कोटा की बात करते हैं तो ये भी गलत है। यानी कि सही ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 1, यानी ए और बी दोनों। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि टैरिफ क्या भैया, तो टैरिफ क्या होता है कि टैरिफ जो भी हमारे देश में आयात होता है, जो भी आयात होता है वो उस पर लगने वाला कर, यानी आयात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है बेटा, टैरिफ कहलाता है।
तो जो टैरिफ कहलाता है वो यही अवस्था है जो आयात पर लगाया जाता है। अब देखिए कि हम लोग बात करते हैं बी यानी कि कोटा की। अगर हम लोग कोटा की बात करें तो आयात और निर्यात दोनों पर ये लागू होता है। इसमें क्या होता है कि चाहे आयात करें या निर्यात करें, जो भारत सरकार ने तय कर रखा है कि आयात पर कितना लगेगा, निर्यात पर कितना लगाया जाएगा, कितनी मात्रा इसकी हम रखेंगे, कितनी मात्रा हम घटाएंगे, कितना आयात करेंगे, कितना निर्यात करेंगे, ये सारी की सारी अवधारणाएं और जो बातें हैं वो कौन तय करता है? ये भारत सरकार तय करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ए और बी दोनों यानी कि टैरिफ और कोटा दोनों मिलकर के आयात को प्रतिबंधित करते हैं और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको ये जो प्रश्न है, ये जो पेपर जो था, ये मैंने समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की है और आई होप, क्या मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर अब जो बात करेंगे, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड ने आप लोगों के लिए, आप लोगों की सहूलियत के लिए एक किताब लॉन्च की है जो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए है, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एसएसएफ, एनसीबी, सिपाही, असम राइफल जैसी पोस्ट यानी जॉब्स के लिए है ये। साथ ही साथ महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती परीक्षा है 2023-24 में, ये जो अभी लागू होने जा रहा है उसके लिए है ये। इसमें 20 मॉक पेपर्स हैं, 12 सॉल्व पेपर्स हैं और आई होप कि ये आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि जो 2023 की जो बात की गई है इसमें, तो 2023 में जो भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं या हमारे ई पोर्टल पर जो भी आप जो सामग्री देख रहे हैं, या यदि उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, जिसकी व्याख्या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन सब कंटेंट को हमने किताब की शेप में भी रख दिया है और हर क्वेश्चन को एक QR कोड भी दिया है और QR कोड को आप स्कैन करके आप इनसे जुड़ी हुई व्याख्याओं को पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो आप जल्दी से जल्दी इस किताब को अपने लिए सुरक्षित कर लें। तो यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू।